बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स में बात करेंगे कंपैरिजन की कि दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या मेयार होना चाहिए, किस तरह से हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर करें कि विच वन इज बेटर देन द अदर। हाउ डू वी कंपेयर एल्गोरिथम्स? वी नीड टू डिफाइन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स। कई चीजों पर ये डिपेंड कर सकता है जो हमारा कंपैरिजन है। सबसे पहले तो ये कि क्या हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काउंट कर लेनी चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड। जो स्टेटमेंट्स रन हुई हैं उनको काउंट कर लें। इट इज नॉट गुड। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वेरी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज द स्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल प्रोग्राम। It is not good, not recommended, because the number of statements vary with the programming language as well as the style of the individual program. तो ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये वेरी कर सकती हैं। आप कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट यूज करने हैं जो कई स्टेटमेंट्स का मुतबादिल हो जाए, तो ये तो एक स्किल्ड प्रोग्रामर पे डिपेंड करने वाली बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि असेंबली लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है उसमें तो सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हालांकि वो जो उसका असेंबली का प्रोग्राम है वो तो मोस्ट एफिशिएंटली रन होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ जिसके बेस पे हम कह सकें कि जिस प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है तो वो ज्यादा बेहतर है, जिसमें ज्यादा है वो बेहतर नहीं है, ठीक है। सेकंड ये कि हम एग्जीक्यूशन टाइम्स को कंपेयर करते हैं, यानी एल्गोरिथम हमने बनाया है उसकी हम पहले कोडिंग करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको रन करें किसी कंप्यूटर पे और देखें कि कितनी देर में वो प्रोग्राम रन हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट की क्या लिमिटेशंस होंगी? इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम विच में बी डिफिकल्ट। तो पहली बात यह है कि हम अब ये एल्गोरिथम डिजाइन हमने किया है, तो अब हम लग गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगी तो पता चलेगा कि भाई ये बेहतर है या नहीं है, ठीक है। तो यानी हम एल्गोरिथम के डिजाइन से इम्प्लीमेंटेशन तक आ गए और फिर हो सकता है कि वो हमें लगे कि वो एफिशिएंट नहीं है और ये हमारी सारी एफर्ट जो है वो जाया हो जाए। दूसरी बात है कि जब हम उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम करके कंप्यूटर पे रन करेंगे तो हो सकता है कि किसी ने ब्राउजर ओपन किया हुआ है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई वीडियो भी चल रही है, साथ में जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा है। तो कई चीजें अब एक शख्स ने रन किया है, उसमें सिर्फ जो है ना ये प्रोग्राम रन हो रहा है और बाकी पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्रवाई चल रही है। तो उनके एग्जीक्यूशन टाइम में फर्क आ सकता है। तो रिजल्ट्स में भी इंडिकेटिव ऑफ द रनिंग टाइम ऑन अदर इनपुट्स आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंट। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जिस चीज को हम मद्देनजर रखना चाहते हैं वो सिर्फ एल्गोरिथमिक फीचर्स है। तो प्रोग्राम जब हम उसको करेंगे और जब वो रन होगा तो हमें नहीं पता कि कौन कौन सी और चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की और इन्वायरमेंट की उस पर असरअंदाज होंगी। तो in order to compare two algorithms, the same hardware and software environments must be used. तो एक हमारे पास जरूरत ये होगी, लिमिटेशन ये होगी कि अगर हम वाकई दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमको सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिसके बाद हम उसको रन करें, ठीक है। और ये जाहिर बात है इस एनवायरनमेंट का इस तरह से क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तरीकाकार ये होगा इस तरह के एक्सपेरिमेंट का कि सबसे पहले जो एल्गोरिथम हमने बनाया है उसको हम प्रोग्राम करेंगे यानी इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम। आपको पता है कि प्रोग्राम की कोडिंग करने को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, सही है। सेकेंड, रन द प्रोग्राम विद इनपुट्स ऑफ वेरिंग साइज एंड कंपोजिशन, नोटिंग द टाइम नीडेड। उसके बाद हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर बार बार रन करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि जिस तरह से हमारा इनपुट वेरी करेगा उस लिहाज से किस तरह से हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस पर असर पड़ रहा है। वो एक्सपोनेंशियल जा रहा है या लीनियर जा रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम इनपुट का साइज वेरी करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और साथ साथ हम ये नोट करते रहेंगे। तो हम रिजल्ट्स को प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि एक लीनियर लाइन है या एक्सपोनेंशियल है, किस तरह का कर्व है। अब हम चाहते हैं कि अमल आसान हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। तो माजरा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में तो हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, सही है। हमें जनाब उसकी कोडिंग करनी है, कोडिंग करने के बाद इन्वायरमेंट सेम रखना है जिसमें हमें एल्गोरिथम को रन करना है। फिर एल्गोरिथम का जो हमने प्रोग्राम बनाया है जिसको हम रन करके उसका आउटपुट ले रहे हैं तो उसको डिफरेंट वैल्यूज पे रन करते रहना है, ठीक है। उसको 100 पे किया, 200 पे, 300, 1000, इस तरह इनपुट को बढ़ाते रहो, देखते रहे कि जो हमारा कर्व है वो किस तरह का आ रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है।
हम ये चाहते हैं किसी तरह से एल्गोरिथम ही को देख के हम ये पता लगा लें कि ये एल्गोरिथम जो है एफिशिएंसी के सीरीज में कहाँ पर लाई करेगा, कितना एफिशिएंट होगा, सिर्फ एल्गोरिथम को देखने से पता चल जाए। तो इसका मतलब है अब हम इम्प्लीमेंटेशन के बजाय हम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं थ्रू थ्योरेटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को, उसकी एल्गोरिथम की कोडिंग नहीं करेंगे, एल्गोरिथम को ही थ्योरेटिकली जो हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया है उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि कितना टाइम लेगा। कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू थ्योरेटिकल एनालिसिस। अब ये जो हमारा तरीकाकार है कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू थ्योरेटिकल एनालिसिस, ये आ जाएगी इन कंट्रास्ट टू एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके फिर उसको रन कर रहे थे। ये सबसे पहले तो आप समझ लें कि उसके कंट्रास्ट में बात हो रही है। तो ये जो तरीकाकार है, इट यूजेस अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन। तो इंस्टेड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ये क्या यूज करता है, वही जो आपने एल्गोरिथम लिखा है, वही जो हाई लेवल सूडो कोड में आपने लिखा है एल्गोरिथम, उसी को ये लेके चलेगा। पहली बात तो ये है, इसमें कहीं हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना होगा। सेकंड, कैरेक्टराइजेस रनिंग टाइम एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज एन। ये जो रनिंग टाइम है, ये जो हमें रनिंग टाइम एनालाइज करना है, ये फीचर बन जाएगा। इसका ताल्लुक हम देखेंगे इनपुट साइज से। अब इनपुट से मुराद क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये जो रनिंग टाइम है, इसको हम, इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे, चले अब मैं आपको और क्लियर कर दूं, हालांकि ये बात आगे डिस्कस करनी है। तो रनिंग टाइम की जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो बेस कर रही होगी सिर्फ इनपुट साइज पर। टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो आपका जो एल्गोरिथम है, जो भी इनपुट्स ले रहा है, जिनको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, एल्गोरिथम का काम यही है ना कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो जो जो इनपुट है जिसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन कौन से इनपुट है, किस तादाद में है, उनके तहत हम इक्वेशन बनाएंगे। अलाउस अस टू इवेल्युएट द स्पीड ऑफ एन एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो सबसे बड़ी फजीलत इसकी क्या है कि बगैर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में गए हुए, बगैर प्रोग्रामिंग किए हुए, हम इस एल्गोरिथम की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी को इवेल्युएट कर लें। तो जनाब, बात अब आ रही है इनपुट साइज की, कि भाई ये तो समझा दो यार कि ये इनपुट साइज है क्या, जिस पर सारा एल्गोरिथम की इवेल्युएशन का दारोमदार आप बना रहे हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस के तहत। तो इनपुट साइज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनपुट। मिसाल के तौर पे आप एक एरे को सॉर्ट कर रहे हैं जनाब, 1,000 एलिमेंट्स है उस एरे के अंदर, ठीक है, उसको आप सॉर्ट कर रहे हैं। तो वो जो 1,000 एलिमेंट्स हैं, वही आपका इनपुट साइज है। क्या 1,000 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास 1,000 यूनिट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा? किस तरह से हम उसका मवाजना कर सकते हैं? ठीक है, 10 एलिमेंट्स पे क्या होगा, 20 पे क्या होगा, ड्राई रन करके। ठीक है। सेकंड हमारे पास है एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ये भी इनपुट को डिटरमिन कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो कितने एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में, और अगर हम मैट्रिक्स का साइज बढ़ाते रहेंगे तो किस हिसाब से हमारे पास जो है वो डिले बढ़ता चला जाए। नंबर ऑफ बिट्स जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, या नंबर ऑफ बिट्स जिसका हमें इनवर्स लेना है, तो वो किस तादाद में है, फिर अगर बढ़ाएंगे इनपुट को तो फिर क्या फर्क पड़ेगा एग्जीक्यूशन टाइम पर। एक ग्राफ है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ का साइज अगर बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ वर्टिसेस इंक्रीज होंगी, एजेस इंक्रीज होंगी, तो फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस पर क्या असर पड़ेगा। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमें सॉल्व करनी है, और इसकी डिग्री अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जो हमारे इनपुट साइज को डिटरमिन करते हैं। इनपुट साइज पर बेस करती हुई जो एनालिसिस है, उसके लिए हम एक एल्गोरिथम से एग्जांपल ले लेते हैं कि जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है ये किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, जो सिर्फ इनपुट साइज पर बेस कर रही है। तो इसके लिए सपोज करेंगे हम एक एल्गोरिथम ये डिस्कस करते हैं कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है एरे में। एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और वो किस पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज करें कि यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं।
ठीक है, सपोज करें यहाँ 79 रखा है, यहाँ 8 रखा हुआ है, या 11 है, 49 है, ठीक है, 33 है, और हमारे पास से, ये इंडेक्स है हमारे पास 0 1 2 3 4 5। जी, तो फिर यहाँ पर अब जो ये पहला सेंटेंस क्या है, एन एरे ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू डाटा नेम डाटा इज गिवन। तो ये जो एरे है इसका नाम डाटा है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स एंड लोकेशन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू एल ओ सी। तो मैक्स हमारे पास वो होगा जिसमें लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो मूव होगी, जब हम आखिर में पहुंचेंगे तो मैक्स कंटेन करेगा लार्जेस्ट वैल्यू, और लोकेशन जो है वो एरे की वो पोजीशन होगी जहां पे मैक्सिमम एलिमेंट रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि जीरो पोजीशन पर ही मैक्सिमम एलिमेंट रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें, स्टेप नंबर 1 में एल्गोरिथम की स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ, और इसके बाद अब हमने क्या किया है कि लोकेशन को कर दिया है 0, और लोकेशन 0 पर जो एलिमेंट रखा है इसको हमने मैक्स पे रख दिया, यानी 79। तो 79 को हमने, अब हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि इस मैक्स को हम इस पोजीशन से कंपेयर करें। अगर सपोज करें कि ये पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है 1 पोजीशन पे, वो अगर ग्रेटर देन है हमारा जो अज्यूम किया हुआ मैक्स है, यानी ये वाला, ठीक है ना, इसको हमने शुरू में मैक्स कह दिया। तो अगर ये बड़ा है इससे, सपोज करिए 80 होता है, ये अगर 80 होता, तो फिर हम क्या करते कि लोकेशन को अपडेट कर देते 1 से, और मैक्सिमम में वैल्यू रख देते 80। लेकिन अभी तो ये 8 है, तो फिर अब हम आगे बढ़ जाएंगे, इस पोजीशन पे जाएंगे और देखेंगे कि हमने जो मैक्स जिसको कहा हुआ है, क्या इससे ये एलिमेंट बड़ा है 11? नहीं नहीं, बड़ा नहीं है। फिर अगली पोजीशन पे जाएंगे, इस तरह अगली पे जाएंगे, और आखिर तक पूरा चेक करेंगे। जहां पे कहीं हमें मिल जाएगा तो वो हम लोकेशन को अपडेट कर देंगे, और मैक्सिमम वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी इस केस में क्या है, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि ये हमने क्यों किया है, कि 0 पोजीशन का डाटा मैक्स में डाला है, इसलिए कि हो सकता है आखिर तक पहुंचते हुए यही मैक्स करार पाए। तो इसलिए हमने पहले ही इसको इनिशियली मैक्स में रख दिया, ठीक है, और लोकेशन को हमने 0 कर दिया। अच्छा, अब ये जो के वेरिएबल है, तो ये हमने रखा है लूप चलाने के लिए। इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है 1, क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास ये लूप चलेगा स्टेप नंबर 3 और 4। मैंने आपको बताया था ना, 0 पोजीशन वाला हमने मैक्स में रख लिया है। अब इसको कंपेयर हम करना स्टार्ट करेंगे 1 पोजीशन से। तो हमने के की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली है। अब यहाँ पर आप देखें, रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 वाइल के इज लेस देन एन। जब तक के एन से छोटा है तब तक लूप चलाते रहो। अच्छा, अब के लेस देन एन क्यों कहा है हमने? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास एरे में, 6। लेकिन आखिरी एलिमेंट 5 पोजीशन पे रखा हुआ है, इसलिए हम के को लेस देन एन चला रहे हैं, कि आखिरी जो हमारे पास जिस पर ये ट्रू होगा वो वैल्यू के की होगी 5। के की वैल्यू 5 होगी विच इज लेस देन 6। तो ये लूप हमारा चल जाएगा। हाँ, जिस वक्त यहाँ नीचे से इंक्रीमेंट होगा स्टेप नंबर 4 से, के +1 होके फिर हम ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही ये 6 हो जाएगा, तो 6 तो स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं, ये 6 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप सपोज करें यहाँ पर के की वैल्यू 1 से हमने स्टार्ट किया, और हम आ गए स्टेटमेंट नंबर 3 पर। यहाँ हम स्टेटमेंट नंबर 3 पर आ गए। इफ मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ 1, डेटा ऑफ 1 क्या है, 8, और मैक्स है हमारा 79। तो क्या 79 छोटा है 8 से? नहीं, छोटा नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर ये जो इफ के अंडर में स्टेटमेंट है 3 है, ये नहीं चलेगी। हम के को इंक्रीमेंट करके वापस ऊपर चल जाएंगे। लेकिन आप एक सिचुएशन अज्यूम करें जहां यहाँ 79 है, यहाँ 80 है, यहाँ 81 है, यहाँ 82 है, 83 है, 84। ये हमारे पास एरे की सूरत हाल है। 0 1 2 3 4 5, यानी हर अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बड़ा है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा कि हर दफा ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ये वर्स्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, स्टेटमेंट नंबर 3 में हर दफा क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये दोनों स्टेटमेंट्स रन होंगे। ठीक है, तो हर दफा क्या होगा, मैक्स स्मॉलेस्ट हो जाएगा डेटा ऑफ के मुकाबले में, नहीं अगली पोजीशन के मुकाबले। तो हमें लोकेशन भी अपडेट
करनी पड़ेगी और मैक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम के इज इक्वल टू k+1 करके स्टेप नंबर 4 से वापस लूप टॉप पर जाएंगे। अब हम ये करते हैं कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, उसमें तीन स्टेटमेंट्स है, के इज इक्वल टू 1, लोकेशन 0, मैक्स इज इक्वल टू डेटा ऑफ 0। तो यानी तीन काम हो रहे हैं और तीनों एक एक दफा ही हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर आप देखें टोटल की क्या इक्वेशन दी हुई है नीचे। टोटल इज इक्वल टू ऑपरेशंस की तादाद मल्टीप्लाई बाय कितनी दफा वो चलेगी। तो आइट्रेशन एक ही होगी, एक ही दफा चलेगा हर ऑपरेशन। पहली लाइन में तीन ऑपरेशन है और एक एक दफा ही फर्स्ट टाइम ही चलेंगे वो, तो इनिशियलाइज होते हुए। तो ये 3 × 1 3 हो गया। सेकंड जो है ये हमारा लूप है और ये चल रहा है के लेस देन एन तक। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इट रन्स फ्रॉम 1 to n-1। बिल्कुल सही है, 1 से लेके 5 तक चलेगा। लेकिन जब नीचे से उसकी वैल्यू 6 होगी, ऊपर आएगा, तो फिर वो चेक करेगा 6 is less than 6, नो, तो फिर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक दफा ज्यादा चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा, प्लस एक दफा जब फॉल्स होना होगा तो उसके लिए भी ये चलेगा। हाँ, उसमें हम अंदर नहीं आएंगे, स्टेटमेंट 3 4 पे नहीं आएंगे, बल्कि लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 5 + 1 6 टाइम्स चलेगा और एरे की तादाद भी 6 है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो 2 है, इसमें सिर्फ कंडीशन चेक हो रही है, ये उतनी दफा चलेगी जो हमारी एन की वैल्यू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में एक ही काम हो रहा है लेकिन वो एन टाइम्स हो रहा है। तो 1 × n एन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आप स्टेटमेंट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हर उस दफा चलेगी जिसमें लूप ऊपर क्या है, ट्रू हो रहा है। तो ट्रू कंडीशन होगी n-1 टाइम्स। तो ये भी हमारे पास स्टेप नंबर 3 में सिर्फ एक कंपैरिजन हो रहा है, तो ये भी एक काम जो है n-1 टाइम्स होगा। तो ये हमने लिख दिया, 3 जो है इसमें एक काम हो रहा है और ये n-1 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए -1। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी 3 के केस में, तो ये 3 A पे आएगा और यहाँ दो काम हो रहे हैं, लोकेशन अपडेट हो रही है, मैक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है, दो काम हो रहे हैं। और सपोज करें वर्स्ट केस में अगर हर अगली पोजीशन पर बड़ा एलिमेंट रखा है, तो ये हर दफा जितने भी n-1 टाइम से ये स्टेटमेंट्स चलेंगी दोनों। तो 3A जो है ये हो जाएंगी दो स्टेटमेंट्स और दोनों चलेंगी n-1 टाइम्स। तो ये हो गया 2n-2। ठीक है, इसी तरह से k इज इक्वल टू k+1 हर दफा चलेगा। जब जब हमारे पास ये ट्रू होगा तो ये चलेगा हमारे पास। तो ये भी n-1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि देखें फर्स्ट हमारे पास था, फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया, वैल्यू थी 1 हमारे पास। ठीक है, k की बात करूं तो फिर ये 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और 5 से 6 होने के बाद ये 2 पे गया, स्टेटमेंट नंबर 2 पे, तो वहां फॉल्स। तो फिर ये हम बाहर आ जाएंगे 5 पर। तो इसका मतलब है ये कितने दफा चला, के इज इक्वल टू k+1, 5 टाइम्स चला। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने एरे में नजर आ रहे हैं, 6। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 चली 5 टाइम्स। इसका मतलब है n-1 टाइम्स, यानी जितनी एरे का साइज होगा उससे एक कम चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि इसमें आपने 2 क्यों लिखा ऑपरेशन को। इस वजह से लिखा क्योंकि एक दफा k+1 हो रहा है, फिर k में वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये दो काम हो गए। तो ये दो काम हो गए, तो n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टेटमेंट नंबर 5 एक ही दफा चलेगी। ठीक है, अब इन सबको आप प्लस कर लो। जो पहली वाली जो है ना, ये 3 + n, ये 3 आया, फिर n आया, फिर n-1 2n-2, अगेन 2n-2 एंड देन प्लस। ठीक है, अब इसको आप अरेंज कर लें तो n, ये हो जाएगा आपके पास n + n + 2n + 2। उसके बाद +3 -1 -2 -2 + 1। ठीक है, इस 3 से तो कैंसिल हो गया, -1 और -2, और -2 + 1 हो गया -1, और ये सारे n प्लस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6n
-1, ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो आपने देखा कि हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, और हमने ये पता लगा लिया कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है, हर स्टेटमेंट की हमने निकाल लिया कि वो स्टेटमेंट कितनी दफा रन होगी, और उन सबको प्लस कर लिया। तो हमने देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है, जो कि साइज ऑफ द इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, यानी एरे के साइज पे डिपेंड कर रहा है, ये 6n-1 टाइम्स रन होगा। अब आपने देख लिया कि वो जो एल्गोरिथम था, वो पूरा का पूरा एक इक्वेशन में आ गया। उसकी रनिंग टाइम एक इक्वेशन में आ गई, 6n-1। एक हैरत अंगेज चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, क्रॉस ओवर पॉइंट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिग ओ एनालिसिस वगैरह क्या होती है। वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि ये है एक लीनियर फंक्शन। वैसे तो आप जिसको मैथमेटिक्स का इल्म होगा उससे पता होगा कि ये इसमें कोई पावर वगैरह तो है नहीं, तो एक ये लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसमें एक वेरिएबल है आपके पास n। तो नाउ दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। आखिरी जुमला क्या लिखा हुआ है कि अब ये फॉर्मूला आपके एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो अब इसी बुनियाद पर अगर कोई और एल्गोरिथम भी मिलेगा, उसका हम रनिंग टाइम निकाल लेंगे। हो सकता है वो एन स्क्वायर होगा, तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन के मुकाबले में ज्यादा होगी। अगर ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वक्त देना होगा, अगले लेक्चर्स में फिर हम इसको कंपेयर करने की बात करेंगे। अभी तो ये हुआ कि हमने किस तरह से थ्योरेटिकल एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम को डिटरमिन करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।